इंडिया न्यूज और आपके साथ मैं हूं अनुराग मुस्कान। 2 साल पहले निर्भया कांड ने दिल्ली को झकझोर दिया था। एक आक्रोश दिल्ली के लोगों की आंखों में दिखाई दिया था। लोग सालों से सुस्त पड़े सिस्टम और खुद को बदलने की कस्में खाने लगे थे। सरकार और प्रशासन ने भी भरोसा दिलाया था कि दिल्ली में दोबारा ऐसी तस्वीर नहीं दिखाई देगी। तब से सरकार बदली, कहने को कानून की शक्ल में सिस्टम भी बदला, लेकिन दिल्ली की खौफनाक और बेरहम सूरत नहीं बदली। बीच बहस में हम आपको एक रिपोर्ट दिखाने जा रहे हैं, इस गंभीर सवाल के साथ कि दिल्ली में सरेआम हत्या, बलात्कार पर भी लोग चुप क्यों रहते हैं? क्यों जिंदा लाश बनती जा रही है देश की राजधानी दिल्ली? कितनी मारी तेरे को बता दे। आज ये कहने में कोई गुरेज नहीं कि दुनिया में दिल्ली की दिलदारी का ढोल पीटने वाले लोग गलत थे। दिल्ली का आज का सच ये है कि यहाँ ना ही दूसरों का दर्द अपना दिखता है, ना ही किसी की तकलीफों में अब आंसू निकलते हैं, बल्कि दिल्ली बेरहम और बेदर्द। दिल्ली का आज का सच ये है कि यहाँ ना ही दूसरों का दर्द अपना दिखता है, ना ही किसी की तकलीफों में अब आंसू निकलते हैं, बल्कि दिल्ली बेरहम और बेदर्द तो इस कदर हो गई है कि यहाँ महज छोटी सी बात पर हत्या हो जाती है और सड़क पर तमाशा देख रही इसी दिल्ली के दिल से उफ तक नहीं निकलती। ये सनी की तस्वीर है। सनी अब इस दुनिया में नहीं है। जानते हैं 25 अगस्त की रात उसके साथ क्या हुआ? नांगलोई मेट्रो स्टेशन के ठीक नीचे मीट काटने वाले चाकू से जाहिद नाम के कसाई ने उसके बदन को गोद डाला। सनी का कसूर सिर्फ इतना था कि गलती से उसके सिगरेट का धुआं मेट्रो के पास खड़े इसी जाहिद पर चला गया। फिर सनी के शरीर पर इतने वार किए गए कि उसकी पहचान तक मुश्किल हो गई। गुमशुदा सनी को तलाशती पुलिस ने सनी को पहचाना, वो भी उसके हाथों की उंगलियों पर बने टैटू से। तो विक्टिम था, ये स्मोकिंग करके धुआं जो है वो उसकी तरफ छोड़ा था, तो इससे वो बहुत नाराज हुआ और उसने अपना चाकू निकाल के इसको स्टैब कर दिया। तो मुलजिम को पकड़ लिया है और वेपन भी ऑफेंस रिकवर कर लिया है। अब जरा दिन के उजाले की ये खौफनाक तस्वीर भी देखिए। दिल्ली के अंबेडकर नगर में सड़क पर खून से लथपथ 19 साल का राजू पड़ा था। उसकी टूटती उखड़ती सांसें उसके जिंदा होने का एहसास करा रही थी। वो बच भी जाता, लेकिन तमाशबीनों के लिए वो बस एक तमाशा था। बेरहम लोग कैमरे में उसके दर्द को कैद कर रहे थे और जान बचाने वाली पुलिस बजाय उसे अस्पताल ले जाने के उसके साथ क्या कुछ हुआ ये पूछ रही थी। कितनी मारी तेरे को बता दे। 1 घंटे बाद राजू को अस्पताल ले जाया गया, लेकिन वो बच न सका और घर में बैठी उसकी मां की चीखें निकल गईं। मार दिया जान से। अरे पुलिस वाला खड़ा हुआ था वहाँ पर, उठाई भी नहीं। किसी ने पानी मांगा, पानी पिलाया। एक घर ने पड़ोसी ने हुआ कहा, उसी ने अपने घर से कपड़ा लाके बांध दिया। रे मेरे बेटा को मोमोज की दुकान में मोमोज खाने लगा, पीता नहीं, किसी लड़के को पिट रहा होगा, तो मेरा भाई उसे बचाने गया, तो उसने उसको छोड़ के मेरे भाई को मारने लग गया। वो मेरे भाई को चक्कू को मारी, कैंची से उसके पेट में मारा और पुलिस वाले इतने पहुंच भी गए थे, सारे पब्लिक तमाशा देख रहे थे। इनसे मिलिए, यह राष्ट्रीय महिला आयोग की पूर्व अध्यक्ष और सामाजिक कार्यकर्ता डॉक्टर मोहिनी गिरी। मंगलवार को बसंत कुंज इलाके में कुछ बदमाश एक महिला के साथ मारपीट कर रहे थे। 74 साल की मोहिनी गिरी ने हिम्मत दिखाई, बदमाशों से लोहा भी लिया, तो बदमाशों ने मोहिनी पर भी हमला बोल दिया। मोहिनी ने पास से गुजरती पीसीआर वैन से भी गुहार लगाई। पुलिस वाले किनारे नहीं आए। सड़क पर लोगों ने मोहिनी की आवाज सुनकर भी अनसुनी कर दी।
हम तो करीब करीब मूर्छित से हो रहे थे, लेकिन उसी समय मैंने देखा एक पुलिस वैन जा रहा था। मैंने चेष्टा करी कि उस वैन को मैं कहूं कि भाई रुक जाओ, थोड़ा बचाव करो, इनको तुम ले जाओ, पुलिस स्टेशन ले जाओ या कहीं पर भी और समझौता करो। लेकिन उस ड्राइवर ने मुझसे कहा कि मेरे साहब इस वक्त जल्दी में किसी मीटिंग में जाना है, मैं यहाँ नहीं रुक सकता हूँ। 100 लोग इकट्ठा हो गए थे उस दिन, लेकिन किसी ने ये कोशिश नहीं की कि उस औरत को आके बचाएं। क्या इस युग में कोई कृष्ण भगवान आएगा बचाने के लिए? अब कुछ गंभीर सवाल जो शायद दिल्ली के इस बेदर्द चेहरे को देखकर उठ खड़े हुए हैं। सरेआम हत्या बलात्कार पर भी दिल्ली के लोग चुप क्यों हैं? क्यों जिंदा लाश बनती जा रही है देश की राजधानी दिल्ली? ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। और आइए इस मुद्दे पर हम चर्चा शुरू करते हैं। यहां स्टूडियो में मेरे साथ विजेंद्र गुप्ता हैं, बीजेपी के लीडर। कांग्रेस स्पोक्सपर्सन आलोक शर्मा हमारे साथ यहां स्टूडियो में मौजूद हैं। हमारे साथ गौतम कौल साहब, रिटायर्ड आईपीएस ऑफिसर, यहां स्टूडियो में। बरनाली बसक एडवोकेट यहां पर हैं, और एक्स चेयरपर्सन एनसीडब्ल्यू की मोहिनी गिरी, जिनको अभी हमने रिपोर्ट में भी देखा, वो हमारे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं। मोहिनी जी, क्या हुआ क्या था उस दिन आपके साथ, पहले मैं ये जानना चाहूंगा, फिर मैं इस चर्चा को शुरू करूं। आप जिससे पहले की चर्चा शुरू करें, मैं आपको पहले ये बताना चाहती हूँ कि मेरा मुद्दा जो है आज, वो न तो कांग्रेस से संबंधित है, न तो बीजेपी से संबंधित है, न किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से संबंधित है। ये केवल संबंध रखता है तो नारी के अस्तित्व से संबंध रखता है। मैं चाहूंगी नारी की दुर्दशा इस देश में न हो। मैं चाहूंगी नारी का कोई भी इश्यू हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, वो किसी भी राजनीति दल को उस पर उंगली उठाने की आवश्यकता नहीं है। उसमें बात सबके लिए, वो माँ है, बहन है, बेटी है। तो इसलिए मैं पॉलिटिसाइज नहीं करना चाहती हूँ अपने किसी भी मुद्दे को। ठीक है, अब घटनाक्रम बताएं, उस दिन क्या हुआ था? घटनाक्रम यह हुआ था कि मैं यहाँ से निकली, दिन भर काम करने के बाद थकी और अपने बेटे के घर जाने लगी, तो रास्ते में मैंने देखा कि एक लड़की बहुत मार खा रही थी। तो मैंने उतर कर पूछना चाहा कि क्यों बेटा, तुम लोग सुलझा लो, ये मारते पीटते क्यों हो? लेकिन उसकी मार जारी थी और उस मार खाते खाते उसके कपड़े भी फट रहे थे उस लड़की के। तो उसको मैंने प्रोटेक्शन देने के लिए उसके सामने मैं बॉडीली खड़ी हो गई। 2-4 मुक्के मुझको भी लगे, लेकिन जब मैं उस लड़के के सामने खड़ी हो गई तो एक औरत किसी दुकान से निकलकर, ढाबे की दुकान से निकलकर मुझको आके पीटने लगी। और जब उसने मुझको पीटा, इसके पहले से एक वैन तो निकल चुका था और एक मोटरसाइकिल पे बीट ऑफिसर आया, उससे मैंने कहा मदद करो। इतने में मुझे भी हार्ट में दर्द करने लगा और मैं उसके हवाले छोड़कर अपनी गाड़ी में बैठकर फर्स्ट एड वगैरह करवाने के लिए चली गई। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद मोहिनी जी। आगे मैं आपसे चर्चा करूंगा। विजेंद्र गुप्ता जी, क्या वजह आपको नजर आती है? क्योंकि ये देखिए, 3 केस हमने रिपोर्ट में दिखाए। तीनों केस में, एक में मामला, तीनों ही में मामले बहुत मामूली हैं। सिगरेट का धुआं किसी को बर्दाश्त नहीं हुआ तो उसने बिल्कुल चॉप कर दिया उस व्यक्ति को जब तक कि वो मर नहीं गया। दूसरे केस में हमने देखा मोटरसाइकिल हल्का सा टच हो गई, बीच बचाव करने जो शख्स आया वो मारा गया। यहां पर हमने देखा मोहिनी जी ने बीच बचाव करने की कोशिश की और मोहिनी जी पर भी हमला हुआ। देखिए, बहुत अजीबोगरीब स्थिति दिल्ली की है। आपने जहां से शुरू किया था, मैं वहीं से शुरू करना चाहूंगा कि निर्भया, लगभग 2 साल पहले जो निर्भया के साथ हुआ था और जिस तरह से निर्भया और वो लड़का सड़क पर पड़े थे और पुलिस जो है वो किसकी जुरिडिक्शन है इस पर बात कर रही थी, ठीक वैसी ही स्थिति तो अंबेडकर नगर में हुई है। वैसी सी स्थिति जो है वो पश्चिमी दिल्ली में हुई है। और जो डॉक्टर साहब बता रही हैं, इन्होंने तो बहुत, मैं तो इनको बार बार प्रणाम करूंगा कि इन्होंने उस झगड़े के बीच में वो पड़ी। लेकिन आखिर डॉक्टर मोहिनी को भी क्या मिला? उनको भी मारा गया। और कार्रवाई के नाम पर जो होना चाहिए था इमीडिएट, वो रिलीफ क्या उन लोगों को मिला जो लोग इससे अफेक्टेड हुए, जिनकी जान चली गई? नहीं विजेंद्र जी, सवाल ये उठता है कि इसकी वजह क्या है? अब तो सब कुछ बदल गया। निर्भया गैंगरेप से शुरुआत हमने की थी, कारण ये है कि उसके बाद महिलाओं के लिए कानून में बदलाव हो गया, अब तो सरकार भी बदल गई। आखिर समाज क्यों नहीं बदल पाया कोई? मैं एक बात
बहुत साफ कहना चाहता हूँ। दो चीजें इसमें आड़े आती हैं। पहली तो कि क्या कानून के डर से लोग सड़क पर किसी की मदद करते हुए कतराते हैं। हालांकि इस बात के जजमेंट आ चुके हैं कि अगर कोई इस तरह के घायल व्यक्ति को अस्पताल पहुंचाएगा, फर्स्ट एड देगा, इमीडिएट रिलीफ देगा, पहला कर्तव्य है किसी का भी उसकी जान बचाना, तो उसके खिलाफ कार्रवाई न होकर के उसको बल्कि अवार्ड किया जाएगा, रिवॉर्ड किया जाएगा। लेकिन जनरली सड़क पर क्या होता है, जनरली एक्सीडेंट होता है, लोग गाड़ियां वहां से निकालते हैं, रुकते हैं, देखते हैं क्या हुआ और फिर आगे निकल जाते हैं। कोई उस मरते व्यक्ति की मदद करने के लिए तैयार नहीं होता। कोई विरला ही व्यक्ति बीच में आता है कि उसकी मदद की जाए। नहीं, लेकिन ठीक यही अम्बेडकर नगर में हुआ है। अगर ये मानसिकता नहीं बदली तो दिल्ली के बारे में एक प्रकार से ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण होगा कि लोग कहेंगे कि ये दिल्ली बेदिल है। नहीं, मानसिकता नहीं बदली तो क्या होगा ये तो सब जानते हैं आलोक शर्मा जी, लेकिन सवाल ये है कि न केवल लोग अब घटना स्थल पर पीड़ित को देखने के लिए रुकते हैं बल्कि अपने मोबाइल से उसकी तस्वीर भी उतारते हैं, लेकिन न तो 100 नंबर पे डायल करते हैं। और 100 नंबर पे क्या डायल, हमने दूसरे केस में देखा कि किस तरीके से जब राजू को सड़क पर मरता हुआ देख रहे थे लोग, तो वहां एक पुलिस वाला भी मौजूद था, लेकिन वो उससे उसके कातिल का नाम तो पूछ रहा था, उस पर हमला किसने किया उसका, लेकिन उसे अस्पताल नहीं ले जा रहा था। देखिए अनुराग जी, जो दिल्ली का मैटर है, दिल्ली देश की राजधानी है, इसको हम 2-3 एंगल से देख सकते हैं। सबसे पहला एंगल तो यही है कि दिल्ली की जो लाइफ है पिछले 15-20 वर्षों में बहुत फास्ट हुई है। इसके अंदर माइग्रेशन जो हुआ है वो बिल्कुल अनकंट्रोल्ड माइग्रेशन हुआ है। कोई कहीं से आया है और लगभग 15 वर्षों में दिल्ली की आबादी लगभग दुगनी हो गई है। दूसरा एंगल जो है वो एडमिनिस्ट्रेशन का एंगल है। अभी आपने दिखाया कि पुलिस जिस तरह से पुलिस का बर्ताव तमाम केसेस में आ रहा है, तो कहीं ना कहीं एडमिनिस्ट्रेशन का और जो संवेदनहीनता दिल्ली की जनता में पनपती चली जा रही है, दोनों ही चिंता का विषय है। एडमिनिस्ट्रेशन में पुलिस विभाग जो है उसके ऊपर तमाम सवाल उठते रहते हैं, तो वहां पर कोई ना कोई एक प्रॉपर ट्रेनिंग जो है उसकी शुरुआत, जैसे कि अभी 2-3 केसेस में हमने देखा उनमें जजमेंट फास्ट आया है, तो जो फास्ट जजमेंट आए और मौके पर पुलिस को क्या करना चाहिए इसकी साइकोलॉजिकल और क्लिनिकल ट्रेनिंग भी दिल्ली पुलिस को साथ साथ मिलनी चाहिए। अभी छावला का एक गैंग रेप का मैटर था, कोर्ट और जुरिडिक्शन में मैं समझता हूं कहीं ना कहीं पिछले 2-3 वर्षों में एक संवेदनशीलता नजर आने लगी है, चेतना जागी है वहां पर, लेकिन पुलिस विभाग में और खास तौर पर जो थानों में जो तैनात हैं पुलिस वाले, उनके अंदर कहीं ना कहीं अभी कमी है, उनको संवेदनशील होना पड़ेगा। मैं दिल्ली के युवाओं से खास तौर पर जो सड़क पर इस तरह की घटनाएं होती हैं उसमें कहूंगा अगर कहीं पर अपना समय भी देना पड़ता है उनको समय देना चाहिए और इस तरह के लोगों की मदद मौके पर करनी चाहिए। काश केवल आपकी अपील सुनकर समाज बदल पाता। गौतम कौल साहब, पुलिस को तो ट्रेनिंग देने की कम से कम अब जरूरत नहीं है कि अगर कोई सड़क पर तड़प रहा है तो उसे क्या करना है? पुलिस विभाग में जो मानसिकता है वो है कि हर शख्स अपनी नौकरी बचाना चाहता है। जनता को बचाने की बात जो है वो बाद में आती है। और यहाँ पे भी जो है वो आप देखेंगे, जो ये केस आपने स्टैबिंग का बताया है जिसमें कि ये हेड कांस्टेबल जो है ये इधर उधर देख रहा है, पूछ भी रहा है, पर ये उसने अपने मोबाइल फोन से जो कंट्रोल रूम है या लोकल थाने है वहां शायद कोई इत्तला नहीं दी है, और वो खुद भी जो है वो ये कर सकता था कि वो आने आने वाली गाड़ियों को रोक सकता था और ये जो है इंजर्ड पर्सन जो है इसको जो पास का जो भी कोई अस्पताल होगा वहां उसको दाखिल किया जा सकता था। इस मामले में कानून जो है दिल्ली का वो बदल गया है। अब सभी अस्पताल जो हैं उन पे ये हिदायत है कि वो अगर इस तरह का कोई केस आता है तो वो उसको रोक नहीं सकते, उसको पहले जो है फर्स्ट एड देंगे और उसके बाद जो है बड़े अस्पताल के अंदर वो भेज सकते हैं। पर यहाँ ये हरकतें इस तरह की नहीं आ रही हैं। इसके अलावा दिल्ली का जो रहने वाला है, आप कह रहे हैं कि वो दिल्ली के समाज में है, मैं कहता हूं कि वो दिल्ली का है, इतनी बड़ी भीड़ है, उसमें वो अकेला बैठा है और वो उसकी मानसिकता अकेलेपन की ही है। वो किसी की मदद की तरफ वो देखने, जब वो खुद अपने पैरों पे खड़ा है तो वो नहीं चाहता कि वो जो है कोई उसको एकदम से आके मदद करे, वो उसकी पहचान बन जाती है। तो जब इस तरह की पहचान बन जाती है तो उसको ये भी डर है कि कानून क्या करेगा। अब कानून जो है वो भी उसमें बदलाव लाया गया है जिसमें कि वो जहां भी कहीं कोई जनता का आदमी अगर कोई शिकायत देता है या खुद मदद करता है
तो नहीं, उसको शिकायत जो है देने और मदद उसको करने कोर्ट की के बात अंदर तो एकदम गौतम से कौल साहब बहुत दूर है, लेकिन बरनाली जी मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि आखिर वजह क्या है कि लोग टीका टिप्पणी तो करते हैं, अपने मोबाइल में तस्वीरें भी उतारते हैं, लेकिन एक जिंदा लाश की तरह सिर्फ तमाशा देखते रहते हैं। ऐसे में अगर हम उनसे कुछ उम्मीद करें तो वो बिल्कुल बेमानी और बेकार साबित होती है, और जिसको जरूरत है मदद की उसे मदद नहीं मिल पाती। नतीजा आपके सामने है। देखिए, मोस्ट ऑफ द टाइम हम ये देखते हैं कि सड़कों पे मतलब पड़े हुए कोई लोग, अगर जैसे कि ये तो इट्स अ कोल्ड ब्लडेड मर्डर, जैसे कि कोई किसी का थ्रोट बिल्कुल स्लैश कर दिया, या कुछ वो धुआं फेंकने से किसी के मुंह के ऊपर, और कोई आगे नहीं बढ़ रहा था हेल्प करने के लिए। बिकॉज आमतौर पे ये देखा जाता है जो हेल्प करने के लिए आगे बढ़ते हैं, मतलब पब्लिक में से भी कोई, उनका काफी हैरेसमेंट होता है, राइट फ्रॉम मतलब हॉस्पिटल तक पहुंचाने तक से लेके फिर FIR दर्ज कराने में पुलिस किसी का मतलब इतना कोऑपरेशन नहीं रहता है। लेकिन द लॉ मतलब लॉ इस फील्ड में थोड़ा सा मतलब रिलैक्सेशन लाया गया कि अगर कोई ऐसे मरता हुआ आदमी को मतलब सड़क में पाया जाए तो अभी ये चीज हैरेसमेंट मतलब कम से कम किया जाएगा। मतलब पहले उसको अस्पताल में लेके जाए, अस्पताल में लेके मतलब उसका इलाज किया जाए पहले, उसके बाद बाकी फॉर्मेलिटीज। ये फॉर्मेलिटी के चक्कर में लोग मतलब आगे नहीं बढ़ना चाहते हैं, और मतलब ऐसे मतलब जिसका सड़क पे पाए हुए लोगों को वैसे ही छोड़ देते हैं। तो सबसे पहले तो ये पब्लिक का ड्यूटी बनता है कि वो आगे बढ़े, और पब्लिक डिपेंड करता है पुलिस के हेल्प के ऊपर। अगर पुलिस ही खुद मतलब खड़े होकर तमाशा देखते हैं तो इससे ज्यादा मतलब शर्म की बात और कुछ नहीं हो सकता है, बिकॉज हम उन्हीं के ऊपर भी लुक अप टू देम फॉर एनी काइंड ऑफ सिक्योरिटी। तो अगर पुलिस का ड्यूटी ये बनता है कि आगे जाके मतलब सब कुछ मतलब पब्लिक का सहायता करे। जी मोहिनी जी, जो हिम्मत आपने इस उम्र में दिखाई, अब वो वाकई वहां पर जो 100-150 लोग तमाशा देख रहे थे उनमें से कोई नहीं कर पाया। क्या लगता है आपको कि समाज संवेदनशीलता के स्तर पर बिल्कुल गर्त में जा चुका है? अब 100-150 लोग तमाशा देख रहे थे उनमें से कोई नहीं कर पाया। क्या लगता है आपको कि समाज संवेदनशीलता के स्तर पर बिल्कुल गर्त में जा चुका है? अब बेटा, पहली बात तो मैंने कोई हिम्मत नहीं दिखाई। मैंने अपने देश की एक बेटी को जो मार खा रही थी उससे प्रेम है, इसलिए मैंने बचाने की कोशिश की, और इसमें हिम्मत की किसी की बात नहीं है। बात असली ये है कि अब हमारे समाज में पुलिस को भी हमें सहायता के रूप में अच्छी तनख्वाह देनी चाहिए, उनकी देखभाल करनी चाहिए। उनकी जब डेथ हो जाती है तो उनके वाइफ का क्या होता है, कौन देखभाल करता है। अगर हम भी पुलिस को एक अच्छे नजरिए से देखें और उसको ट्रेन करें, उसकी ट्रेनिंग में जो कमी है उसको पूरा करें, तो मुझे विश्वास है कि एक प्रेम के संबंध है, जनता और पुलिस के बीच में प्रेम होना चाहिए। मैं आज उसी प्रेम के बल आप सबसे अपील करती हूं कि जल्दी से जल्दी, आज 20-25 साल से हमारे पार्लियामेंट में पड़े हुए हैं रिकमेंडेशन जिसके ऊपर धूल जम रहा है, कृपया वो रिकमेंडेशंस लें और उनको लागू करें ताकि हमारी देश की लड़कियां सुरक्षित महसूस करें, और भारत में एक बड़ा सा ये महाभारत न हो जिसमें द्रौपदी रोज जलती हो। ठीक है, पुलिस की ट्रेनिंग हो गई, समाज की ट्रेनिंग कैसे होगी? विजेंद्र गुप्ता जी, जब यूपीए की सरकार थी तो पुलिसिया महकमे पर आप लोग भी सवाल उठाया करते थे, किसी भी घटना को लेकर के पुलिस का जो काम करने का तरीका होता था उस पर आप सवाल उठाते थे। अब तो सरकार बीजेपी की है लेकिन पुलिस के काम करने का तरीका अब भी नहीं बदला है। देखिए मुस्कान, एक बात साफ है कि प्रशासन जो है वो प्रशासनिक अधिकारी की जिम्मेदारी है जिसके अंतर्गत वो तमाम लोग काम करते हैं। अगर दिल्ली का पुलिस कमिश्नर इस पर सीधे तौर पर अपने स्टाफ पर एक मॉरल वैल्यूज पर काम करने की बात कहे और प्रशासन का वो संदेश नीचे तक जाए तो निश्चित रूप से इसमें मुस्तैदी आएगी। मिस्टर कौल इधर उपस्थित है, वो मुझसे ज्यादा बेहतर इस विषय में बताएंगे कि अगर स्टाफ के मॉरल को अपग्रेड करना है या एक तरह से उसको नहीं, एक आदमी जान दे रहा है, एक आदमी की जान जा रही है, सड़क पर तड़प रहा है, इसमें आप मॉरल बूस्टर कहां से लाएंगे इसमें आप? ये तो पुलिस के डर से लोग आगे नहीं आते, लेकिन पुलिस किसके डर से आगे नहीं आ रही? ये जो स्पष्ट रूप से सामने नजर आ रहा है, इसको तो जांच करने के बाद ही इसकी रिपोर्ट से हम अंदाजा लगा पाएंगे कि वास्तविकता क्या है। आलोक जी, लेकिन वास्तविकता एट ए ग्लांस यही कहा जा सकता है। जब निर्भया केस हुआ था दिल्ली के अंदर, एक केस के विषय में नहीं है, निर्भया केस हुआ तो तमाम पॉलिटिकल दलों ने कांग्रेस के ऊपर, यूपीए की सरकार के ऊपर जिस तरह से आरोप लगाए थे, उस समय हमने कहा था, राजनीति वापस आ रहा हूं विजेंद्र भाई, सुन तो ले आप पूरी बात। हमने तब भी कहा था कि देखिए रेप या इस तरह की जो मर्डर्स हैं उसके ऊपर राजनीति नहीं आप इसको पॉलिटिसाइज मत करिए।
नहीं कर रहे हैं मैम, पॉलिटिसाइज नहीं कर रहे हैं। लेकिन क्या आज भारतीय जनता पार्टी जो केंद्र में बैठी है उसको इतना अधिकार नहीं है कि वो एलजी महोदय के थ्रू पुलिस कमिश्नर से पूछे कि उस पुलिस कांस्टेबल का क्या हुआ, एक्शन क्यों नहीं लिया गया, आज 3 दिन हो गए, रिपोर्ट क्यों नहीं मंगाई गई? क्या इतना पूछने का अधिकार भी दूसरे दलों को या जनता को नहीं है? भारतीय जनता पार्टी आज भी इस तरह से बात कर रही है जैसे वो विपक्ष में बैठे हो। इस तरह के विषयों पर यहाँ पर मैं आप अपने तो आपके 15 साल के शासन ने क्या दिया दिल्ली को? आप अपने पूरे इतिहास को भूल गए, आप पूरे इतिहास को भूल गए। आपके जो गृह मंत्री हैं, जो आपके डिफेंस मिनिस्टर हैं, वो कहते हैं कि रेप जो है वो छोटी मोटी घटना है। आपकी मानसिकता ये आपके, देखिए आपके तो चुनाव के नारे भी ये थे, बहुत हुआ महिलाओं पर अत्याचार और उनकी सरकार, अब वो अत्याचार बंद क्यों नहीं हो रहे हैं, क्यों नहीं पूछेंगे आपसे? ये समय व्यर्थ करना है, इस पर समय व्यर्थ करना नहीं है, ये सरकार को चेताना है, ये सरकार को जगाना है कि आपने केवल झूठे वादे करके और दिल्ली की जनता को, देश की जनता को पूरी तरह से गुमराह किया है आपने। दिल्ली नांगलोई में हुआ या मैडम मोहिनी गिरी के साथ जो हुआ, ये तीनों मामले आई ओपनिंग मामले हैं। आई ओपनिंग मामले किसके लिए हैं? केंद्र सरकार के लिए हैं, इस बात का के लिए एक संदेश जाता है। भारतीय जनता पार्टी एलजी महोदय से रिपोर्ट क्यों नहीं मंगा रही है? रोड रेज जो है उस पर क्या कदम उठाए जाए जो इस तरह की घटना में प्रभावित व्यक्ति को जल्दी से जल्दी विजेंद्र जी, आपकी केंद्र में सरकार है, आप क्यों नहीं एक्शन ले रहे? 3 दिन से आपने उस कांस्टेबल के ऊपर एक्शन क्यों नहीं लिया? भी हुआ था, क्या हुआ निर्भया के मामले, निर्भया के मामले के बाद दिल्ली की पुलिस ने क्या सबक लिया? निर्भया का मामला नगर में एक युवक इसलिए मर जाता है, इसका मतलब सरकार की कोई भूमिका नहीं है, दिल्ली पुलिस नहीं बची तो सरकार कुछ नहीं करेगी। कोई कदम उठाया ही नहीं, सरकार नहीं ली। अगर विजेंद्र जी, सरकार कुछ नहीं करेगी, फिर आप तो किसी गंभीर इशू नहीं विजेंद्र जी, पुलिस नहीं विजेंद्र जी, भारतीय जनता पार्टी निर्भया केस के अंदर इंडिया गेट के चारों तरफ एबीवीपी के लोग जो थे वो पुतले पहनकर घूमते थे, आप भूल गए? उस समय आपको समझ नहीं आई ये बात? मोदी जी पहले भाषण में कहते हैं रेप का साइकोलॉजिकल वर्णन नहीं होना अच्छा चाहिए। पैनल यहाँ उपस्थित है, सबको मौका मिलना चाहिए। और क्या आपको ये नहीं चाहिए कि उस कांस्टेबल के ऊपर एक्शन हो ताकि भविष्य में इस तरह की कोई घटना ना घटे? जब भी कोई ऐसा कृपया बंद कर दिए अपना आंखों में करने की कोशिश करता है। उस टाइम जब निर्भया का केस हुआ था उस टाइम कांग्रेस को ब्लेम किया जा रहा था, अभी बीजेपी को ब्लेम किया जा रहा है। संवेदनशीलता के लिए जिम्मेदार कौन है? की थी बात का भूल गई इस बार। ठीक है आलोक जी, शांत हो जाइए। ऐसा है, अभी जो बहस चल रही है और जो आप बंद करिए, ये सुनिए, ये पॉलिटिसाइज करना बिल्कुल बंद करिए, ये बात इसमें नहीं है। आप प्लीज अपनी सोच लीजिए आप लोग क्या कर रहे हैं। आप देश की उस नारी का अपमान कर रहे हैं लड़ाई करके अपने में अपने आप। आज देश की औरत का अपमान नहीं होना चाहिए, ये उन सब मुद्दों से ऊपर है। कृपया अपने को पॉलिटिसाइज मत करिए इसको। गौतम, मैं अब अपनी बात कहना चाहूंगा। ऐसा है कि जो प्रोग्राम में जो पहले बातचीत में बातें सामने आई हैं उनमें से एक चीज है जो कि आप नोटिस करें, वो ये है कि जब पुलिस वाला मौके पे था वो जो है उसको अपने विभाग से कोई और जल्दी मदद नहीं मिली। इसके माने ये है कि यहाँ जो दिल्ली में गौतम कौन साहब, समाज और सोच की बात हो रही है। मैंने आपसे पूछा कि इस समाज और सोच में इस असंवेदनशीलता का सबसे नहीं, यहाँ जो है जिम्मेदार देखिए, जो रेस्क्यू की बात है, इंटरवेंशन की जो बात है वो भी अहम है, क्योंकि अगर समाज वाले ही अगर इस तरह से एकदम से मदद नहीं करते तो हमारे पास जो है प्रशासन में ऐसी ठीक है, यानी कि साधन होने चाहिए बल्कि समाज जिससे कि हम इसके लिए बहुत बड़ा जिम्मेदार कारक है। इसके अंदर खुद ही मेरे पास समय बिल्कुल खत्म हुआ, लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि दिल्ली अपने आप को बदले, समाज अपने आप को बदले, लोग संवेदनशील हो, न केवल सड़क पर पीड़ित और घायलों की वो अपने मोबाइल से तस्वीरें उतारें, बल्कि एक जिम्मेदार नागरिक होने की जिम्मेदारी को समझते हुए पुलिस को इस बाबत तुरंत सूचना दें। और पुलिस से भी हम चाहेंगे कि वो पहले से ज्यादा जागरूक और सजग हो। बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहेंगे सभी का बीच में इसमें शामिल होने के लिए। इसी के साथ एक छोटा सा ब्रेक